हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके बाद दूसरा था समाजवाद और साम्यवाद। 41 तक किए थे ना हम लोग, 41 ना हो गया था। अब चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और मई का पहला दिन होता है आपका 1 मई। और मई का अंतिम दिन क्या होता है? कितना तारीख होता है लास्ट दिन? 31 मई, यही होता है ना। और इस दिन मनाते हैं तंबाकू निरोध दिवस। कौन सा मनाते हैं? तंबाकू निरोध दिवस। याद रखिएगा, याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका, मजदूर लोग तंबाकू खाता है ना? तंबाकू नहीं खाता है? रिक्शा उक्सा चलाता है सब मजदूर लोग, जितना लोग है जम के तंबाकू खाता है ना। और स्टूडेंट लोग भी खाता है, उसको बुद्धिवर्धक चूर्ण बोलता है सब लोग। हमारा दोस्त लोग रहता था ना, तो मैथ बनाता था तो बोलता है बहुत अच्छा से मैथ बनता है। अब पता नहीं सही है कि गलत है, जो भी हो। तो 1 मई को मजदूर दिवस, और मजदूर लोग खाता है क्या? तंबाकू। और तंबाकू खाते खाते लास्ट दिन उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 31 मई लास्ट दिन हो गया ना, तो ये हो गया तंबाकू निरोध दिवस। तो 1 मई को मजदूर दिवस है। तंबाकू निरोध दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को। 2 डेट हो गया। आगे, बोल्शेविक क्रांति कहां हुआ था? रूस में। लिख लीजिएगा, बोल्शेविक क्रांति कहां हुआ था? लिखिए, एक हेडिंग दे दीजिए, बोल्शेविक क्रांति का कारण। बोल्शेविक क्रांति का कारण। या फिर इसको पहले थोड़ा रुक जाइए, इसको देख लीजिए, उसके बाद देखिए। एससीईआरटी का किताब में ही था, जो पॉइंट था उसको हम ले आए हैं। 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी रूस की क्रांति। 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से। और रूस की क्रांति हुई थी कब? 1917। मतलब बोल्शेविक क्रांति हुई थी कब? 1917। बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है? रूस से है। इस क्रांति के रूस के सम्राट अथवा जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की स्थापना का ही प्रयत्न नहीं किया गया। मतलब इसमें से एक प्रयत्न ये भी है। क्या प्रयत्न है? जो रूस का राजा होता था ना, उसको क्या बोलते थे? जार। तो आगे पॉइंट में आएगा कि रूस का राजा का नाम क्या था। तो रूस के शासक को हम लोग क्या बोलते थे? जार। तो एक तंत्रीय निरंकुश शासन, यानी जार का जो शासन था पहले रूस में, वो एक तंत्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत था। मतलब एक ही राजा, निरंकुश शासन व्यवस्था था। और वो निरंकुश शासन व्यवस्था का अंत करके वहां पर क्या कायम किया गया? लोकतंत्र को। जैसे फ्रांस की क्रांति 1789 पढ़े थे, उसमें भी निरंकुश शासन व्यवस्था था। और फ्रांस की क्रांति 1789 लुईस 16वां के समय में हुआ था, नहीं हुआ था? लुईस 16वां के समय में ना, तो वो बहुत ज्यादा निरंकुशता को दिखाया था। और उसके बाद ही निरंकुश शासन व्यवस्था की समाप्ति हो गई और गणतंत्र का उदय हुआ था। पढ़े थे ना फ्रांस की क्रांति में। ठीक उसी प्रकार एक तंत्रीय निरंकुश शासन की समाप्ति, और यहां पर किसका स्थापना होगा? लोकतंत्र। लेकिन इसके अलावे सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, इसके अलावे वहां का जो समाज था, वहां की जो आर्थिक व्यवस्था थी, वहां का जो व्यावसायिक क्षेत्र था, इसमें भी कुलीन मतलब अभिजात का मतलब बड़े लोग, पूंजीपति जिसके पास पैसों की संख्या ज्यादा है, और जमींदार की शक्ति, मतलब ये सारे बड़े वर्ग लोग हैं जिनके पास जमीन वगैरह ज्यादा से ज्यादा है, इसका अंत किया गया। और मजदूर और किसानों को की सत्ता को क्या किया गया? स्थापित। समझ में आया? समझ में आया? तो बोल्शेविक क्रांति का संबंध रूस की क्रांति से है। बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 में। अब ये बोल्शेविक क्रांति या रूस की क्रांति के द्वारा परिणाम इसका क्या हुआ कि जो इसकी सत्ता निरंकुशता शासक थी किसकी? जार की। जार बोले तो रूस के शासक को क्या बोलते हैं? जार। तो जार जो निरंकुश शासन व्यवस्था को यहाँ कायम रखा था, जैसे निकोलस द्वितीय, ये सब का नाम सुने होंगे, तो वो जार की शासन व्यवस्था को, निरंकुशता व्यवस्था को समाप्त करके वहां पर क्या बहाल करने के लिए सोचा? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। क्या सोचा? डेमोक्रेसी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो बड़े बड़े लोग थे, अभिजात वर्ग जो लोग थे, कुलीन वर्ग जो लोग थे, जो जमींदार वर्ग लोग थे जिनके पास पैसों की संख्या अधिक थी, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उन लोगों से सत्ता को छीन कर वो सत्ता किसको देने का प्रयास किया गया?
आम लोगों को, किसान लोगों को सत्ता को देने का प्रयास किया गया। यही हुआ बोल्शेविक क्रांति का परिणाम। क्लियर है? बोल ही नहीं रहे। रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 ईस्वी में क्या हुई? संपन्न हुई। इस क्रांति ने एक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सबसे पहले सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया है। रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति दिमाग में गया? कब हुआ था ये? 1900। तो पॉइंट लिख लीजिए उसमें। सर्वहारा मतलब सभी लोगों का समूह, आम लोगों का जो जितना हाँ उत्पादन जो करते हैं ना, जैसे किसान उसान लोग हो गए ना, उनको कहते हैं जो उत्पादन करने में योग्य हैं। क्या लिखे पॉइंट? बोल्शेविक क्रांति का कारण नहीं, कारण लिखाए थे। बोल्शेविक क्रांति का परिणाम लिखिए, परिणाम। कारण भी लिखा देंगे, परिणाम अभी परिणाम लिखा देते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार, कारण भी लिखा देंगे हम। ये बोले लिखेगा रूस के शासक, रूस के थोड़ा फास्ट लिखेगा, रूस के शासक जार, जार लिख पाइएगा ना, जार, रूस के शासक जार। देखिए यहां पर आपको एक आदमी का फोटो दिख रहा है, जार निकोलस द्वितीय दिख रहा है, और एससीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, दिखाया हुआ है, थोड़ा फैक्ट नहीं है। तो जार, रूस के शासक क्या लिखे? जार की एक तंत्रीय निरंकुश शासन व्यवस्था को, एक तंत्रीय, जिनको दिक्कत होगा बोर्ड के तरफ देख लीजिएगा, एक तंत्रीय निरंकुश शासन व्यवस्था को, एक तंत्रीय निरंकुश शासन व्यवस्था को, शासन व्यवस्था का अंत करके, शासन व्यवस्था का अंत करके लोकतंत्र की स्थापना करना, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना करना। एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत करके लोकतंत्र का स्थापना करना। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, कुलीन वर्ग, कुलीन अभिजात श्रेष्ठ जो लिखना लिखिए, उच्च कुलीन वर्ग, कॉमा पूंजीपति वर्ग, कॉमा कुलीन वर्ग, पूंजीपति वर्ग और जमींदारों की शक्ति का, और जमींदारों की शक्ति का अंत करके, जमींदारों की शक्ति का अंत करके मजदूर और अंत करके मजदूर और किसानों की सत्ता को, मजदूर और किसानों की सत्ता को स्थापित करना, किसानों की सत्ता को स्थापित करना। हो गया? जगह है आप लोग के कॉपी में? जगह है तो कुछ पॉइंट लिख लीजिए, कारण भी एक ही साथ लिखा देते हैं। कारण, ये तो परिणाम ना हो गया, परिणाम समझ में आया? एक तंत्रीय निरंकुश व्यवस्था का समाप्ति और लोकतंत्र की बहाली। जो शासन व्यवस्था उच्च लोगों के हाथ में था, जैसे पूंजीपति वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, है ना, पूंजीपति थे, कुलीन वर्ग थे, जमींदार वर्ग थे, उनसे सत्ता को छीनकर किसान और मजदूर के वर्ग में सत्ता को हस्तांतरित करना, यह उद्देश्य था बोल्शेविक क्रांति का, जो 1917 में हुआ था। क्लियर? कारण लिखिए। पहला, जार, आप लोग बताइए पहला कारण क्या होगा जो आज के इस स्लाइड से पता चलता है? ये बताइए। सबसे पहले जार की निरंकुशता, यही ना होगा? तभी ना क्रांति शुरू हो गया। तो लिखिएगा जार की निरंकुशता, निरंकुशता लिखना होगा, जार की निरंकुशता। निरंकुश का मतलब होता है अपने लिए काम करने वाला। जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन, और अयोग्य शासन मतलब कोई राजा है बहुत निरंकुश है और योग्यता में भी उसमें क्या है? कमी है, तो जाहिर सा बात है उसके खिलाफ जो है वो क्रांति होगा ही होगा। वही हुआ बोल्शेविक क्रांति। उसी का कारण क्या हुआ? बोल्शेविक क्रांति, जार की निरंकुशता के कारण। ठीक है, और ये हमेशा देखने को मिलेगा। लुई 16वां का निरंकुशता के कारण फ्रांस की क्रांति नहीं,
बोल ही नहीं रहे हैं। अभी आपको पढ़ाएंगे एकदम खड़ूज, चुपचाप बैठ पढ़, तो निरंकुश होगा कि नहीं? और आके सिर्फ ऐसे ही पढ़ाएंगे तो अगले दिन आप लोग क्या कर दीजिएगा? क्रांति। मौका मिलेगा ढेला मारना, क्या कर दीजिएगा शुरू, या तो क्लास में मारिए या तो बाहर में मारे, खाली मौका मिलना चाहिए। सही गलत? बोल ही नहीं रहा। इसमें सही बोल रहे हैं, ये वाला में सब सही बोल रहे हैं। तो जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन। दूसरा, कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों की, जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो नीचे तबके के लोग थे, कृषकों की दयनीय स्थिति। क्योंकि रूस में जो जनसंख्या था ना, उस जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग किसान थे। दिमाग में रखिएगा, मैक्सिमम पार्ट जो थे उसमें कौन थे? किसान थे। और उसकी स्थिति काफी क्या थी? दयनीय थी। इसलिए जिसकी स्थिति बड़ी है, जिसका संख्या ज्यादा है, उसका स्थिति अगर सुदृढ़ नहीं होगा तो वो क्या कर देगा? विरोध कर देगा, विद्रोह कर देगा। तो लिख लिए कृषकों की दयनीय स्थिति। तीसरा पॉइंट, 3 हुआ ना, 2 हुआ ना, तीसरा पॉइंट लिखिए, मजदूरों की दयनीय स्थिति। कृषक और मजदूर, मजदूर भी लिख दीजिए उसमें, उसमें मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूर वगैरह को वहां पर राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया था, है ना। इसके बाद लिखिए औद्योगिकरण की समस्या। नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिकरण की समस्या। ठीक है, औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या इसलिए हो पाया क्योंकि वहां राष्ट्र के पास, रूस के पास या राष्ट्र के पास, वहां पर जो व्यक्तिगत पूंजी वगैरह होता था, पूंजी की क्या थी? कमी थी। और पूंजी होगा नहीं तो इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगा? पहले ही कलम बताए थे, उद्योग स्थापित करने के लिए पहले क्या चाहिए? दिमाग। लेकिन वो दिमाग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट बताए थे क्या? पैसा, पूंजी। तब पूंजी के बाद आएगा भूमि, बताए थे। तो यहां पर पूंजी ज्यादा था कि कम? तो उद्योग ज्यादा होगा कि कम? जाहिर सा बात है कम होगा, तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? खराब होगी, आत्मनिर्भर लोग हो नहीं पाएंगे। अगला लिखेगा रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति, रूसीकरण की नीति लिखे। अब ये रूसीकरण की नीति क्या हुआ? तो यहां का रूस में जितने भी लोग रहते थे ना, उसमें एक जाति खास था, स्लाव जाति। कौन जाति? स्लाव। क्या नाम बोले? क्या नाम बोले? कौन सा बोले? तो रूस में कौन सी जाति रहती थी? ज्यादातर लोग स्लाव थे, लेकिन इसके अलावा और भी लोग, जर्मन, यहूदी और विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के वहां पर लोग रहते थे, जिसमें राष्ट्रीयता वो लोग नहीं बना पाए। जैसे हमारे भारत में देखिए, भारत एक तरह का क्या है? सेकुलर है। सेकुलर है ना, धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। यहाँ विभिन्न प्रकार के समुदाय रहते हैं। यहाँ जैनिस्ट रहते हैं कि नहीं? बौद्धिस्ट रहते हैं कि नहीं? यहूदी रहते हैं कि नहीं? पारसी रहते हैं कि नहीं? हिंदू रहते हैं कि नहीं? मुसलमान रहते हैं कि नहीं? तो दुनिया का जितना जनसंख्या का लोग है जाति में, वो सारे लोग यहाँ पर हैं कि नहीं? तो उससे राष्ट्रवाद अच्छे से बन नहीं पाता है। तो वही है रूसीकरण की नीति, मतलब राष्ट्रीयता जो है उतना अच्छे से ये लोग कवर नहीं कर पाया था। पूछेगा यहाँ स्लाव जाति जो है उसका संबंध किस देश से है, तो ब्रैकेट में कर देगा स्लाव जाति। यहां मुख्यतः कौन से जाति के लोग रहते थे? स्लाव। लिख दें, हाँ स्लाव। गलती लेकिन नहीं लिखना है, स्लाव ऐसे होगा ना, स्लाव। कौन से जाति मुख्यतः रहते थे यहां पर? स्लाव। अगर विभिन्न तरह के लोग रहेंगे तो इनकी भाषा एक की अलग, रस्म रिवाज एक की अलग, सब चीज अलग होगा ना, तो राष्ट्रवाद उतने अच्छे से पनप पाएगा। पिछले ही क्लास में हम कई बार बताएं कि 1857 की क्रांति का फ्लॉप होने का कारण यही था। सबकी समस्याएं अलग, सबका समय अलग, सबका डायरेक्शन अलग, तो फिर आपका बंटवारा होना तय है। नेक्स्ट, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। अगला पॉइंट लिख लीजिए, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। जैसे जापान वगैरह, जापान जो है, जापान से पराजय हो गया था। रशिया वगैरह को देखिएगा, बताए थे कब हुआ था, वो वाले क्लास में नीचे बताए थे, याद कीजिए। जापान रूस को पराजित कर दिया था, पता है कब? 1905 में। 1905 में। तो जापान किसको पराजित किया? रूस। तो रूस हारा हुआ देश है कि जीता हुआ? जाहिर सा जब हारा हुआ रहेगा तो उसकी हर व्यवस्था क्या हो जाएगी? नीचे। चाहे वो आर्थिक व्यवस्था, जैसे ही युद्ध होगा तो युद्ध होने पर सबसे एक नंबर पे कमी जो होता है वो है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक रीढ़ उसका जो है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है आदमी, आदमी का भी यानी सामाजिक स्थिति क्या हो जाएगा? खराब।
और उस पर राजनीतिक प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। बात बाकी है कल्चर और आपका रिलीजियस वगैरह, धर्म वगैरह। क्लियर है? बोल ही नहीं रहे। तो ये था आपका किसका कारण? बोल्शेविक क्रांति का कारण। आगे बढ़े। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917। आगे बढ़े। 1917 से पूर्व रूस में किस वंश का शासन था? रामनोव राजवंश का। रामनोव राजवंश का शासन था। जार निकोलस द्वितीय कहां के शासक थे? जैसे ही जार लगा तुरंत दिमाग में चल जाएगा कौन? रूस। ऐसे भी बोले रूस के शासक को क्या बोलते हैं? जार। तो 1917 से पहले रूस में किस वंश का शासन था? रामनोव राजवंश का। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853। क्रीमिया वार 1853। देखिए क्या था क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो 1853 से कब तक चला था? 1856 तक। यह युद्ध रूस के साथ तुर्की का युद्ध था, जिसको ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं। जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य आएगा दिमाग में क्या रखना है? तुर्की। यूरोप का मरीज कौन? तुर्की। रूस और किसके साथ लड़ाई हुआ? तुर्की। कौन सा युद्ध हम बोल रहे हैं? क्रीमिया का युद्ध। कब हुआ था ये? 1853 से 1853 से किसके किसके बीच? या तो हो सकता है रूस तुर्की दे दे या रूस और ऑटोमन साम्राज्य दे दे। इसके बीच शुरू हुआ था और इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और सर्डिनिया भी क्या हुए थे? शामिल। लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन देश बोले? रूस और तुर्की। तो लिख लीजिएगा क्रीमिया युद्ध 1853 से 56 नंबर 1। 1853 से 56। नंबर 2 रूस और तुर्की। इससे हुआ था ये युद्ध, रूस और तुर्की। तुर्की ब्रैकेट में कर देगा ऑटोमन साम्राज्य। हो सकता है आपके ऑप्शन में टर्की ना देके क्या दे दे? ऑटोमन साम्राज्य दे दे। रूस और तुर्की या ऑटोमन साम्राज्य के बीच हुआ था। क्लियर है? फिर अगला पॉइंट लिखिए। बाद में ब्रिटेन, फ्रांस, सार्डिनिया। बाद में ब्रिटेन, फ्रांस, सार्डिनिया भी शामिल हुए। ब्रिटेन, फ्रांस, सार्डिनिया भी शामिल हुए। हो गया? क्रीमिया युद्ध कब हुआ? 1853 से 56। 1853 से 56 किसके किसके साथ हुआ? रूस और तुर्की। तुर्की बोले तो ऑटोमन साम्राज्य। तुर्की बोले तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917। अब ये जो क्रीमिया युद्ध हुआ रूस और किसके साथ? रूस और तुर्की। तो इसका परिणाम हुआ रूस की क्या हो गई? हार। रूस को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। और जीतेगा कौन? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव हुआ। युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव क्या हुआ? जिसमें रूस की शक्ति क्या हो गई? कम। कोई देश हार गया तो उसकी शक्ति मजबूत की कमजोर? तो रूस की शक्ति क्या हो गई? कम। चूंकि इसमें बाद में ब्रिटेन, फ्रांस और सर्डिनिया भी शामिल हुआ था, तो ब्रिटेन और फ्रांस की शक्ति यहां पर क्या हो गया? बढ़ गया। किसका किसका शक्ति बढ़ा? तो लिखिए क्रीमिया युद्ध के पश्चात, या फिर सीधा लिखिए ना परिणाम। लंबा चौड़ा लिखने के बजाय लिखिए परिणाम। और पहला पॉइंट लिखिए रूस की हार के बाद, रूस की हार के बाद रूस की शक्ति कम हो गई। रूस की हार के बाद रूस की शक्ति कम हो गई और ब्रिटेन और फ्रांस की शक्ति बढ़ गई। और ब्रिटेन और फ्रांस की शक्ति बढ़ गई। कौन सा युद्ध हम लोग पढ़ रहे हैं? क्रीमिया का युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1853 से 56 किसके किसके बीच हुआ था? इसमें रूस जीता कि हारा? किन दो शक्ति का उभार ज्यादा हुआ था? रूस की संसद को किस नाम से जानते हैं? ड्यूमा। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। संसद का नाम ड्यूमा। जैसे जापान का क्या नाम है? डायट। भारत का क्या है? उसी तरह रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय। इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे दास कैपिटल, याद है? कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस कौन लिखा? लियो टॉल्स्टॉय।
लियो टॉल्स्टॉय। इसी बीच हम एक छोटा सा एक इस भी बताए थे आप लोगों को कि जापान के द्वारा रसिया को हरा दिया गया था। कब? 1905। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 18। कितना साल के लिए? 4। ये तो कितना बार हम बताए होंगे, हर क्वेश्चन में बता देते हैं नहीं। और द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध का डेट अगर पूछेगा तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लिख लीजिए डेट। डेट याद रखिएगा, डेट सबको याद नहीं होगा हमको लगता है, तो अगर 14 से 18 याद है तो डेट की तरफ बढ़ना है आगे। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। ठीक। अब इसका कारण बना था क्या? ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था आर्कडिस फ्रांज फर्डिनेंड की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। देखिए शुरुआत ऑस्ट्रियाई आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के साथ ये शुरू हो गया, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ऑस्ट्रिया का राजकुमार, ऑस्ट्रिया का आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के साथ इस विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। हम बताए थे इसमें दो भाग में बटा था, एक होगा मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व करता कौन? ब्रिटेन। और धुरी राष्ट्र का कौन? जर्मनी। धुरी राष्ट्र का कौन? जर्मनी। तो जो मित्र राष्ट्र था या केंद्रीय शक्ति थी, सेंट्रल पावर जिसको बोलते हैं ना, तो मुख्य पक्ष था कौन? मित्र राष्ट्र। मित्र देश में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। तो लिख लीजिएगा मित्र राष्ट्र, जैसे ये बनाए ना कॉलम, ऐसे ही बना लीजिए आप लोग। एक तरफ लिखिए मित्र देश, मित्र राष्ट्र, और एक तरफ लिखिए धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का लीडर कौन था? ब्रिटेन। धुरी राष्ट्र का लीडर कौन था? जर्मनी। ब्रिटेन के साथ और कौन कौन से देश थे वो लिख लीजिए आप लोग। फ्रांस, रूस और भी कई थे इंपोर्टेंट देश का नाम। फ्रांस, रूस, अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूएसए। लेकिन अमेरिका शुरू से नहीं था, बाद में 1917 में एंट्री मारा। कब एंट्री मारा? तो लिख लीजिएगा अमेरिका, जहां लिखे हैं ब्रैकेट में करिएगा 1917 के बाद एंट्री। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका एक तरफ था ये लोग। अमेरिका बाद में जुड़ा 1917 के बाद। इसको हम लोग बोलते हैं मित्र देश। क्या बोलते हैं? मित्र देश। और दूसरा है आपका केंद्रीय शक्ति, जिसको बोलते हैं धुरी राष्ट्र। क्या बोलते हैं? धुरी राष्ट्र। तो केंद्रीय शक्ति में शामिल था सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जर्मनी। जर्मनी के अलावे ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य मतलब तुर्की, और बुल्गारिया, और भी कई देश थे इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम लिखवा दे रहे हैं। लिख लिए आप लोग। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन है, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन है, रसिया है, नहीं है, अमेरिका है। अमेरिका शुरू से है कि बाद में? कब से? आप लोग का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिखेगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से होकर समाप्ति 1918 तक हुई। सही गलत? दूसरा देगा यह युद्ध दो राष्ट्रों में विभक्त था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। सही गलत? और तीसरा क्वेश्चन देगा कि प्रारंभिक अवस्था से ही ब्रिटेन का सहयोगी था कौन? यूएसए। सही गलत? यही क्वेश्चन पूछेगा प्रारंभिक अवस्था से ब्रिटेन का सहयोगी था कौन? दो देश का नाम दे देगा, रसिया और फ्रांस। तो आंसर सही है गलत? अब यहां पर दिमाग में रखना है कि रसिया और ब्रिटेन पहले से है, ब्रिटेन के साथ रसिया और फ्रांस पहले से है। बाद में जुड़ा कौन? कब से? 1917 के बाद से। धुरी राष्ट्र में लिख लीजिए जर्मनी। जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। लिख लिए। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किधर से था? मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र। जापान किसके साथ था? लेकिन जापान के साथ हुआ गड़बड़ी, तो जापान अपना पक्ष क्या कर दिया? बदल दिया। नाराज होकर आ गया किधर? धुरी राष्ट्र की तरफ। और ऐसा नाराज हुआ कि अपना परचम लहराना शुरू कर दिया, और जहां जहां ब्रिटेन का उपनिवेश दिख रहा था वहां वहां हमला करना शुरू कर दिया था। कौन? जापान। जहां जहां मिलेगा, भारत में ब्रिटेन का शासन था कि नहीं, तो ब्रिटेन पे हमला करने के लिए तैयार कौन? जापान। अमेरिका पर ब्रिटेन का शासन था कि नहीं, तो ब्रिटेन पर हमला करने के लिए तैयार कौन? जापान। वही ना पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। वो तो इत्तेफाक थे कि अमेरिका बना के रखा था, हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंक दिया, वो एटम बम 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। अगर वो बम नहीं बना होता तो जापान सबका हालत क्या किया होता? एक अलग इतिहास पढ़ते जापान का भी, हम लोग जापानी में पढ़ रहे थे, चिड़िंग चिड़िंग चिंग चोंग चिंग चोंग चिड़िंग चिड़िंग कर रहे होते, ऐसे ही ना बोलता है वो लोग।
नहीं बोलता है ऐसे? अरे जबरदस्ती बोलिए हाँ सर बोलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हो गया। तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, मित्र राष्ट्र में फ्रांस था, मित्र राष्ट्र में अमेरिका था। शुरू से कि बाद में? कब से? 1917 के बाद। ऑस्ट्रिया हंगरी किधर था? ऑटोमन साम्राज्य किधर था? जर्मनी किधर था? ब्रिटेन किधर था? और फ्रांस किधर था? रशिया किधर था? यूएसए किधर था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अब एक है लाल सेना और चेका संगठन, इसकी स्थापना किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। देखिए लाल सेना जिसे रेड आर्मी कहते हैं, रेड आर्मी, जैसे हमारे यहां भी है लाल कुर्ती आंदोलन, खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार, पुश्तैनी, याद है ना, पश्तूनी। तो लाल सेना जिसे रेड आर्मी के नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन हुआ था 22 अप्रैल 1918। तो लिखिएगा लाल सेना, लिख के दे दीजिए। गठन 22 अप्रैल 1918। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस। बहुत अच्छा। तो 22 अप्रैल 1918 लिखे। लाल सेना का गठन कब हुआ था? 22 अप्रैल 1918। नेतृत्व लियोन ट्रॉट्स्की, यही जो है क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, लियोन ट्रॉट्स्की। उद्देश्य, आखिर लाल सेना और ये जो चेका संगठन है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था गठन करने का? तो लिखिएगा उद्देश्य बोल्शेविक सरकार की रक्षा करना। तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी ना, कब? 1917। तो बोल्शेविक सरकार की रक्षा करना। और एक पॉइंट हो गया, बोल्शेविक सरकार की रक्षा करना। दूसरा पॉइंट लिखिए, गृह युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करना। गृह युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करना। क्योंकि जो लाल सेना था ना, वो साम्यवादी के पारंपरिक रंग लाल से लिया गया था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? लाल कुर्ती। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान का जो था, उसमें भी सब लोग कैसा टी शर्ट पहनते थे? लाल, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? लाल कुर्ती आंदोलन। तो पहला पॉइंट लिखेगा बोल्शेविक सरकार की रक्षा करना, और दूसरा पॉइंट लिखेगा गृह युद्ध में अपनी स्थिति को मजबूत करना। बस 2 पॉइंट। कौन थे इसके संस्थापक? ट्रॉट्स्की। क्या नाम बोले? क्या नाम बोले? पूरा नाम है लियोन ट्रॉट्स्की। क्या नाम बोले? स्थापना कब हुआ था? 1900 और 1918 ना? किसका? और इसके संस्थापक कौन थे? कौन थे? भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन। जैसे 1857 की क्रांति में एक स्लोगन था, कौन? रोटी और कमल और रोटी, यही था ना? तो भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया? लेनिन। जैसे और भी बहुत सारा नारा हम लोग को पता है, जैसे बोलते हैं जय जवान जय किसान, लाल बहादुर, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, नरेंद्र मोदी। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है? रूस। साम्यवादी देश में रूस का नाम आता है ना, रूस। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? रूस। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में। 1861 में। अभी हम बताए थे रूस का एक शासक का नाम क्या था? तो लिख लीजिएगा, जार निकोलस के द्वारा। इसी में, हाँ, जार अलेक्जेंडर दो। निकोलस ने जार अलेक्जेंडर दो लिख लिया, जार अलेक्जेंडर दो के द्वारा, जार अलेक्जेंडर दो के द्वारा, जार अलेक्जेंडर दो के द्वारा लिख लिए। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? 1924, 1924। लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? 1924।
अब देखिए अगला है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। अब ब्रेस्ट लिटोवस्क जो संधि था ये कौन सी संधि थी उसके बारे में चर्चा थोड़ा। किसके किसके बीच हुआ है? रूस और जर्मनी। रूस और, अगर रूस को देखे तो ये मित्र राष्ट्र है कि धुरी राष्ट्र? पक्का। अगर जर्मनी को देखे तो धुरी राष्ट्र को ही हम लोग बोलते हैं केंद्रीय शक्ति। क्या बोलते हैं? अब आप यहां से पढ़कर गए मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, एग्जाम में आ गया केंद्रीय शक्ति का देश कौन है तो बोलेगा जा तो गड़बड़ हो गया, उसी को बोलते हैं धुरी राष्ट्र, केंद्रीय शक्ति, सेंट्रल पावर, केंद्रीय शक्ति। तो लिख लीजिएगा कहीं पर छुपाकर कि धुरी राष्ट्र को ही केंद्रीय शक्ति के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल पावर कहते हैं। हो गया। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो थी ये 3 मार्च 1918 को सोवियत रूस और केंद्रीय शक्ति के बीच, कौन कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य जैसे तुर्की वगैरह था, तुर्की वगैरह, इसके बीच एक अलग शांति संधि थी। तो पॉइंट देके लिखेगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि डैश देके लिखेगा 3 मार्च 1918, 3 मार्च 1918, 3 मार्च 1918। फिर अगला पॉइंट लिखेगा, ये तो लिखा हुआ ही है रूस और जर्मनी के बीच, तो इसको फिर से लिखाने की जरूरत नहीं है। ये इस संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया? हट गया। हाँ ये इंपोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इस संधि के द्वारा रूस प्रथम, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध से हट गया। इस संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से हट गया। कब हट गया? 1918 के बाद। 1917 के बाद एंट्री हुआ किसका? अमेरिका का एंट्री होने के साथ ब्रिटेन मजबूत की कमजोर? मजबूत की कमजोर। 1918 में हट गया कौन? रूस। तो फिर ब्रिटेन की स्थिति कमजोर की मजबूत? कमजोर होगा। हिंद चीन किन देशों से मिलकर बना है? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इंडो चाइना बोलते हैं इसको, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं इंडो चाइना। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। अब इंडो चाइना हम लोग पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा समझ में आपको ज्यादा आएगा क्योंकि नाम वगैरह उस तरह से नहीं है जैसे वहां रहता है। हम लोग का संधि कितना अच्छा है, मैसूर की संधि नहीं है, मद्रास की संधि, पांडेचेरी की संधि। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग यहाँ जानते हैं, और जो रूस में होगा वो लोग को रूस वाला को वाला नाम अच्छा लगता होगा। रूस वाला बोलेगा आमिर खान, ये क्या है भाई? कैटरीना कैफ, वो लोग को समझ में आएगा कुछ? वो लोग के लिए सबका अपना अपना लैंग्वेज है। ये देखिए ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, कंबोडिया दिख रहा है। कितने लोगों को दिखा? हाथ उठाइए, झूठे का मत हाथ उठाइएगा। ये है आपका कौन? कंबोडिया। कंबोडिया दिख रहा है सबको? कंबोडिया। इसके बगल में कौन है? सफेद हाथियों का देश कौन? थाईलैंड। यहां पर कौन है? क्या नाम बोले? और ये है आपका कौन? वियतनाम। क्या नाम है? उनको जगाइए तो, सो रहे हैं। हमको लगा काफी देर से उनको देख रहे हैं, हमको लगा चिंतन कर रहे हैं। अच्छा वियतनाम, यहाँ कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, गजब। थोड़ा देर में देख रहे हैं बोल भी नहीं रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ये कौन सा है देश? क्या नाम बोले? क्या नाम बोले? ये कौन है? क्या नाम है? क्या नाम है? ये कौन है? क्या बोले? और ये कौन है? क्या नाम है? और इधर है कौन? म्यांमार। तो जो हम लोगों का देश है, ये देश यहां पर म्यांमार है। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है पूरा कौन सा पार्ट है? म्यांमार। यानी ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इधर का पार्ट, ये म्यांमार का इधर का पार्ट में ही ये सारा पिक्चर है ये। तो फिर से एक बार क्या नाम बोले? अभी इसका चर्चा आएगा। इसके बाद क्या नाम बोले? इसका भी चर्चा आएगा। इसके बाद क्या बोले? लाओस, इसका भी चर्चा आएगा। और कौन है? वियतनाम। उधर फिर कौन पकड़ लिया? चाइना। इधर से पूरा चाइना घेरा हुआ है ना, क्लियर है? दिमाग में गया? तो कौन कौन क्षेत्र था? कंबोडिया था क्या? लाओस था क्या? थाईलैंड था क्या? म्यांमार था क्या? नहीं था। म्यांमार नहीं था, इधर बताए थे ना म्यांमार। इसमें नहीं है, अलग है ना। तो वियतनाम था कि नहीं? लाओस था कि नहीं?
थाईलैंड है कि नहीं, कंबोडिया है कि नहीं, इधर कौन है, म्यांमार, और इधर कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है, ये कौन है, वियतनाम, ये कौन है, कौन है, और ये कौन है, और ये कौन है, कौन है। अब देखिए हिंद चीन किन देशों से मिलकर बना है, किन देशों से नहीं, किन देशों से तो हो गया, कौन कौन देश से बोलिए, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। अभी जो हम मैप में दिखा है म्यांमार चाइना भी है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अनुसार आएंगे तो हिंद इंडो चाइना जो पार्ट है वो 3 देश को मिलाकर बना है। किसको किसको, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, तो इसको हम लोग बोल दिए इंडो चाइना। क्या बोल दिए, इंडो चाइना। लगभग कितना है इसका एरिया, 3 लाख किलोमीटर पर किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया में फैला हुआ है। जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यही है ना। उसी प्रकार ये कितना है, 3 लाख, 32 लाख हो गया ना भारत का। और उसका मात्र कितना है, अंकोर मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर याद है, तो अंकोर मंदिर कब बनवाया गया था, 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी मतलब 1100 से लेकर 1200 के बीच, 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। अंकोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ये था खमेर वंश का शासक, खमेर वंश, अंकोर वाट मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। खमेर वंश का शासक है, कौन वंश, खमेर वंश, कौन वंश, खमेर वंश। नाम क्या राजा का, सूर्यवर्मन द्वितीय। वही बनाया था कौन सा मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर। लाओस और कंबोडिया पर किसका प्रभाव था, भारतीय संस्कृति का। जैसे वर्ण व्यवस्था यहीं से लिया था, जाति व्यवस्था के बारे में चर्चा यही लिया था, सामाजिक असमानता या सामाजिक भेदभाव बोलिए, सामाजिक भेदभाव बोल सकते हैं, या सामाजिक वर्गीकरण ज्यादा बेहतर शब्द है, सामाजिक वर्गीकरण ज्यादा अच्छा शब्द है, सामाजिक वर्गीकरण। जो सोशल क्लासिफिकेशन था ये सारा लिया है लाओस और कंबोडिया पे आया है, किसके अनुसार, भारतीय कल्चर के अनुसार। जैसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण कितने प्रकार के थे, वर्णों की संख्या कितनी, 4। ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। कंबोज राज की स्थापना कब हुई थी, कंबोज मतलब कंबोज, महाजनपद में देखे थे कंबोज, कंबोज था, महाजनपद नाम सुने हैं, तो 9वीं शताब्दी में। देखिए ये वाला जो पार्ट आपका दिख रहा है ना, यहां पर था कंबोज, इसके आसपास वो था कंबोज। कंबोज की राजधानी होती थी हाटक। कंबोज की राजधानी क्या होती थी, तो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है ना वो, ये वाला क्षेत्र में पाकिस्तान है, बोलते ही नहीं है। यहाँ कौन है, अफगानिस्तान, यहाँ कौन है, चाइना, यहाँ कौन है, नेपाल, यहाँ कौन है, भूटान, यहाँ कौन है, म्यांमार, यहाँ कौन है, बांग्लादेश, बांग्लादेश ना। अभी म्यांमार के बगल में इधर बताए थे चाइना, और इधर बताए थे कौन, थाईलैंड के बगल में कौन, और उसके बगल में कौन, और नीचे में कौन। तो ज्योग्राफी भी ठीक हो रहा है कि नहीं। कंबोज का शासक कौन था, भारतवंशी, कंबोज हाटक भारतवंशी। महाजनपद काल था ना, महाजनपदों की संख्या कितना, 16। बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और पाणिनि के द्वारा किताब लिखा गया है अष्टोध्याय, अष्टोध्याय जिसमें 8 प्रकार का अध्याय है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान संस्कृत में पढ़े थे, तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया पुस्तक अष्टोध्याय में 22 प्रकार के महाजनपदों की चर्चा है। कितना, 22। वियतनाम में किन 2 क्षेत्रों पर चीन का प्रभाव था, तोंगकिन और अन्नाम। तोंगकिन और अन्नाम नाम लग रहा है, सुना हुआ नहीं, तो ये वाला देखिए तोंगकिन, यही है तोंगकिन, और ये है अन्नाम। अभी हम लोग लाओस देखे थे, थाईलैंड देखे थे, कंबोडिया देखे थे, तो देखिए ये वाला जो पार्ट था कौन सा पार्ट था बोलिए तो, अरे अभी जो पढ़े थे वहां उसमें कौन सा पार्ट था, इंडो चाइना में कौन सा देश था ये,
और ये वाला प्रदेश कौन सा था? अभी ना है वो, वियतनाम ना पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? और कितना नाम पढ़े थे? 3। लाओस था, वियतनाम था, कंबोडिया था। अब ये जो बोल रहा है वियतनाम, वियतनाम में किन 2 क्षेत्रों पर चीन का प्रभाव था? तो एक है आपका कौन? टोंकिन, और एक कौन है? अन्नाम। कौन कौन बोले? तो टोंकिन ऊपर है कि नीचे? ऊपर कि नीचे? और अन्नाम? अन्नाम आप चाहें तो अपने कॉपी में ऐसे बना दीजिएगा टेढ़ा मेढ़ा करके, यहां लिख दीजिएगा नाम, यहां लिख दीजिएगा T फॉर टोंकिन और यहां A फॉर अन्नाम, ताकि आपके दिमाग में वो मैप रहे। आगे बढ़े। वियतनाम पर किन धर्मों का प्रभाव था? बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशस के दर्शन, कन्फ्यूशस वगैरह और गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा। अभी भी जाइएगा वहां पर गौतम बुद्धिस्ट लोग बहुत लोग मिलेंगे आपको। बोध गया में जाइएगा ना, वहां से सब लोग आते हैं, कंबोडिया, मोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सब से आते हैं लोग। बौद्ध धर्म और किसका? कन्फ्यूशस के दर्शन का। ठीक है। वियतनाम पर किन धर्मों का प्रभाव था? तो बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस के दर्शन का। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहां पर? लुम्बिनी में। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। किस वंश से संबंधित थे? शाक्त। उनके पिता कहां के राजा थे? कपिल वस्तु। उनकी माता का नाम क्या था? महामाया। बाद में बनी माता कौन? महाप्रजापति गौतमी। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पत्नी का नाम? तो यशोधरा किसकी पत्नी थी? महावीर की। त्रिशला किसकी माता थी? महावीर की। सिद्धार्थ किसका पिता था? किसका? किसका? हाँ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, और यहां सिद्धार्थ है महावीर का पिता, और इनकी पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। अन्नाम। अन्नाम ऊपर की नीचे? नीचे के ऊपर? पक्का ना? तो अन्नाम पर फ्रांस का नियंत्रण कब हो गया? 1884 में। 1884, 1884। देखिए यही है आपका अन्नाम, और यहां ऊपर में कौन है? टोंकिन। टोंकिन बोलते हैं, इंग्लिश में टोंकिन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लाओस पर फ्रांस का नियंत्रण कब हुआ? 1904। फैक्चुअल है ये, 1904 में। लाओस पर फ्रांस का नियंत्रण कब हो गया? 1904। कोचीन क्षेत्र पर फ्रांस का नियंत्रण कब हुआ? 1812। कोचीन, कोची देख रहे हैं ना, भारत का एक जगह है, कहां पर? केरल। यही है कोची या कोचीन, एक बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह है, और यहीं पर है केरल में। यह था कालीकट, याद है? कोझिकोड जिसको बोले। वास्को डी गामा आया था कितनी बार? पुर्तगालियों ने कहां व्यापारिक केंद्र बनाया था? मलक्का। सबसे पहले आने वाले में कौन? पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आया था? 1498 में। सबसे लास्ट में जाने वाले कौन? पुर्तगाली। कब? 1961। 1900। गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया 87 में, 1987। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिल गया? 1987 में। और पुर्तगाल यहां से भागा कब? तो सबसे पहले आया था कौन? पुर्तगाल। सबसे लास्ट में गया था कौन? आजादी के बाद भी घर में घुस के बैठा था कौन? भारत से जुड़ने के लिए समुद्री मार्ग किसने ढूंढा था? 1498। याद आ रहा है कुछ? यहां पर ये कौन सा महादेश है? एशिया। ये बगल में यूरोप, और ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया। तो हम बताए थे इसमें 2 व्यक्ति का, क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में बताए थे, याद है? मूल निवासी कहाँ का? इटली का। और ऐसे कहाँ का? स्पेन का। अंध महासागर या अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका के दक्षिणी छोर के पास आया, जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। क्या था? केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप। यहां से फिर अमेरिका को खोजा 1492 में, 1492 में। इसी मार्ग का अनुसरण किया कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर या अंध महासागर से होते हुए अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचा, और यहां पर ये दक्षिणी तट पर जहां पहुंचा उसका नाम था केप ऑफ गुड होप। क्या बोले? बोल ही नहीं रहे। केप ऑफ, आप बोलिए तो खड़े हो जाइए। आप खड़े होइए। नहीं, सेकंड। हाँ, अमेरिका को कौन खोजा? आसपास लोग को ना बताइए, तो खड़ा करके 5 क्वेश्चन पूछेंगे। कौन खोजा? कौन खोजा? कहां का था वो मूल निवासी?
पुर्तगाल। स्पेन बोल देते तो थोड़ा समझ में भी आता, लेकिन स्पेन भी सही थोड़े है। क्या आंसर होगा? बैठिए। बोले हमको कैसे पता उसी को काहे उठाए? अगर एक्टिविटी से पता चल जा रहा है कि उनको यहां पढ़ने में मन, देख रहे हैं मेरे तरफ, है ना। तन मन धन, तीन चीज होता है ना, तन मन धन। तन यहां है, मन यहां, तो धन कहां से आएगा? शरीर यहां है, ध्यान कहीं और है। हम बार बार बोल रहे हैं पीडीएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अभी बता रहे हो क्लास में इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। तो ये वास्को डिगामा जो पुर्तगाली नाविक था, केप ऑफ गुड होप आया। अब यहां से इधर जाने के बजाय इधर चल गया और खोज दिया किसको? भारत को। भारत तो पहले ही से था, समुद्री मार्ग का खोज किया ये, तो समुद्री मार्ग से भारत की खोज किया कौन? वास्को डिगामा। कहां का नाविक था ये? पुर्तगाली नाविक। कहां का था? पुर्तगाली। तो ये खोजा कौन? वास्को डिगामा। सबसे पहले कौन से व्यापारी भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जुड़े? पुर्तगाली। और सबसे बाद में कौन गए? कब गए? 1961। जो आर्टिकल 44 पढ़ते हैं, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़े हैं, वो पहले से लागू था कहां? गोवा में। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक हिंद चाइना पर किसका अधिकार था? फ्रांस का। इंडो चाइना पर फ्रांस का प्रभुत्व था। जैसे पांडिचेरी, पांडिचेरी पर किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का। जैसे गोवा, गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। जैसे दमनदीप, दमनदीप पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। कंबोडिया पर फ्रांस का नियंत्रण कब हुआ? 1863। फिर से आगे कंबोडिया दिख रहा है, कंबोडिया, कंबोडिया 1863। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। फ्रांसीसियों ने शोषण कहां से शुरू किया था? व्यापारिक नगरों और बंदरगाहों से। यहीं से कल से फिर शुरू करेंगे, ठीक ना, टाइम हो गया थोड़ा ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 75 से शुरू करेंगे, ओके। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? अच्छा पहले लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। लिख लिए। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑटोमन साम्राज्य का मतलब क्या समझते हैं? कन्फर्म? अच्छा कल पूछेंगे तब समझ में आएगा याद है कि नहीं, आज का तो बता ही दीजिएगा। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था? ब्रिटेन था। कौन ऐसा देश था जो पहले विश्व युद्ध के दौरान बीच से बाहर निकल गया था? रूस ना। अभी आप आंसर क्या दिए थे? अमेरिका। इसका मतलब है कि क्वेश्चन सुने बिना अगर आंसर दीजिएगा तो गलत होने करने की संभावना बढ़ जाती है।
कमेंट रहने दो, कमेंट बड़ा करो, इधर घुमा दो। कमेंट को बड़ा करो। आवाज है हो? आवाज आवाज बढ़ाओ। आवाज पहले बढ़ाओ ना, आवाज बढ़ाओ ना, आवाज। हेलो, सही है? चलिए, कल कहां तक थे? है यहीं से होगा? इससे पीछे वाला हो गया था? चलिए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अमेरिका ने भारत को सहायता पर पाबंदी क्यों लगा दिया था बांग्लादेश के स्थापना के बाद। पहले इसको लिखिए, बांग्लादेश के स्थापना के बाद। लिखें, भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान भी अपना आजादी दिवस मनाता है। कब मनाता है पाकिस्तान? कब मनाता है? 14 अगस्त को। 14 अगस्त को मनाता है। माउंटबेटन योजना में स्वीकार कर लिया गया था कि पाकिस्तान एक नया देश होगा, और माउंटबेटन योजना का ही बात स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में रखा गया। और जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, उसमें पाकिस्तान का बात मान लिया गया। पाकिस्तान दो बना, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। देखिएगा तो एक पूर्वी पाकिस्तान जो बना तुम्हारा, वो ये वाला क्षेत्र बना, और एक तुम्हारा आपका ये पश्चिमी पाकिस्तान वाला क्षेत्र। दोनों में लेकिन आकाश जमीन का फर्क था। जिन्ना ये नहीं समझ पाया कि हम जिस देश का निर्माण कर रहे हैं वो देश आगे रहेगा कि नहीं रहेगा। जिन्ना को लगा कि धर्म के आधार पर हम देश बना देते हैं, और धर्म के आधार पर हम देश बना देते हैं तो सब कुछ साथ होगा। लेकिन जिन्ना से एक बात भूल हुई कि उसने भाषा को कम आंका, उसने धर्म को ज्यादा लिया और भाषा को कम आंका। और इस वाले क्षेत्र में जो पूर्वी पाकिस्तान था, इस वाले क्षेत्र में बांग्ला भाषा बोला जाता था, बांग्ला भाषा। और इधर वाले क्षेत्र में कौन सा? उर्दू। देखिए, उर्दू कोई भाषा नहीं है। उर्दू के बारे में कहा जाता है कि उर्दू की जो उत्पत्ति हुई वो हिंदी और पारसी से हुआ। हिंदी का कुछ ग्रामर और पारसी का कुछ शब्द लेकर के उर्दू भाषा बना। और आजादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय भाषा होगा वो उर्दू भाषा होगा। हालांकि 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना मर गए थे, ज्यादा दिन रह भी नहीं पाया, क्योंकि कहा जाता है कि इतना एक नंबर का चेन स्मोकर थे ये, और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। 1948 के बाद कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक बार 1954 में और एक बार 1960-62 के अप्रोक्स में चुनाव हुआ। और वो जो चुनाव हुआ था, वो चुनाव का कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो चुनाव का बात हुआ था वो ऐसा नहीं हुआ था। जो बेसिकली पाकिस्तान में चुनाव हुआ था वो 1970 में हुआ। और 1970 के चुनाव में दोनों तरफ, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान और एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान,
पूर्वी पाकिस्तान को जो लीड कर रहा था उस पार्टी का नाम था अवामी लीग, और अवामी लीग का जो नेता था वो शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिताजी थे। और पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी नाम का एक पार्टी था, और कहा जाता है कि करीब करीब 300 सीट पे जो है वो लड़ाई लड़ी जाती है। लोकसभा का सीट था, और दोनों पाकिस्तान में चुनाव होता है 1970 में। उस समय पाकिस्तान के तरफ से जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के तरफ से जो प्रधानमंत्री का पद था वो जुल्फिकार अली भुट्टो को दिया गया था, और जो पूर्वी पाकिस्तान से था वो शेख मुजीबुर रहमान था। और उस समय कहा जाता है कि पाकिस्तान में सैन्य तानाशाह खतरनाक रूप से चल रही थी, और सैन्य तानाशाह जो चीफ था उसका नाम था याहिया खान। याहिया खान का कहना था कि इस चुनाव में जुल्फिकार अली भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और जुल्फिकार अली भुट्टो जब प्रधानमंत्री बन जाएगा तो याहिया खान को लगा कि इससे लाभ हमको भी मिलेगा, और वो चाह रहा था कि हम राष्ट्रपति बन जाएंगे पाकिस्तान का। लेकिन चुनाव का रिजल्ट कुछ और आया। जो करीब करीब 300 सीट पे लड़ाइयां लड़ी गई थी, उसमें कहा जाता है कि पूर्वी पाकिस्तान में जो अवामी लीग पार्टी लड़ रही थी उसको करीब करीब 160-162 गो सीट आता है, और भारी बहुमत से जीत हो जाती है शेख मुजीबुर रहमान का। याहिया खान चाहता नहीं था कि भाई साहब शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने। याहिया खान चाहता था कि जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने, लेकिन चुनाव में जीत तो इसका हुआ। बाद में कहा जाता है कि याहिया खान ने इस चुनाव को रद्द करने का कोशिश किया, और इधर जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र जो है, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था, शेख मुजीबुर रहमान ने इसका घोर विरोध किया। और विरोध करने के बाद कहा जाता है कि जो बांग्लादेश है अभी, वहां पे एक आंदोलन की शुरुआत होती है, और आंदोलन की शुरुआत होते ही कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद, करीब 5-6 दिन के बाद, शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि अब हम बांग्लादेश नाम का एक नया देश बनाएंगे। अब याहिया खान से यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। पहला तो प्रधानमंत्री का पद उसके हाथ से जा रहा था जुल्फिकार अली भुट्टो से, और दूसरा शेख मुजीबुर रहमान कहा कि अब हम बांग्लादेश एक नया देश बनाएंगे। उसी समय कहा जाता है कि याहिया खान कुछ सेना को पूर्वी पाकिस्तान भेजता है, और कुछ सेना को जो पूर्वी पाकिस्तान भेजा गया, उस पूर्वी पाकिस्तान में कहा जाता है कि बांग्लादेशियों के साथ मारापीटी स्टार्ट होती है। और उस समय कहा जाता है कि इंदिरा गांधी अपने पीक पे थी, यानी इंदिरा गांधी का जो वर्चस्व था भारत में उससे ज्यादा किसी और नेता का नहीं था। और 1971 के फरवरी मार्च में तुम्हारा इलेक्शन हुआ था। हालांकि 72 में चुनाव होने वाला था, लेकिन भारत में फरवरी मार्च 1971 में चुनाव हो गया था। चुनाव जीती थी, और भारी बहुमत से जीती थी इंदिरा गांधी। उसी समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इंदिरा गांधी बढ़िया अपना एक लेवल पे थी। जैसे ही इस बांग्लादेश में कुछ लोगों को मारा जाता है, इस बांग्लादेश के लोगों का कुछ लोग त्रिपुरा के तरफ आया, कुछ लोग तुम्हारा पश्चिम बंगाल के तरफ आया, कुछ लोग जो है वो असम के तरफ जाता है, और बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत एंट्री करना स्टार्ट किया। मार्च का महीना था, 24 मार्च 1971 का डेट रखा गया। तब इंदिरा गांधी के सामने दो दिक्कत थी। एक दिक्कत कि कैसे रोका जाए, और दूसरा दिक्कत जो बांग्लादेश से जो कुछ लोग भारत आ रहे थे उसको शरण कैसे दिया जाए। लेकिन कहा जाता है कि हरित क्रांति जब भारत में हुई थी, भारत में हरित क्रांति कब हुई थी? 1967-68 में। और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो हरित क्रांति के बाद भारत में खाद्यान्न की कमी नहीं रही। खाद्यान्न हम लोग के पास इतना हो गया था कि पूरा बांग्लादेश तक को हम लोग खिला सकते थे। तो खाने का प्रॉब्लम इंदिरा गांधी के सामने नहीं था। लेकिन
सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो और अमेरिका का जो राष्ट्रपति था, निक्सन नाम का राष्ट्रपति था अमेरिका का उस समय, और कहा जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो संयुक्त राष्ट्र में बैठता है भारत के खिलाफ। और भारत के खिलाफ क्यों बैठता है, तो उस पर आरोप लगाया गया इंदिरा गांधी पे, यानी भारत पे, कि भारत जो है वो जबरदस्ती जो है मुक्ति बाहिनी नाम का कोई संगठन बना दिया है और उसमें पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को उसमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है और पाकिस्तान को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। इंदिरा गांधी अपने ही कैबिनेट से एक मंत्री को संयुक्त राष्ट्र में भेजता है और जो भेजी उनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। आप सुने भी होंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन समिति था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह को भेजा जाता है संयुक्त राष्ट्र भारत का बात रखने के लिए। और कहा जाता है कि जब स्वर्ण सिंह गए तो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का राष्ट्रपति और जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे दोनों को बढ़िया से लिया जाता है बात से, और तब तक लगने लगा था कि भारत में अब युद्ध हो ही जाएगा। अमेरिका पूरा का पूरा साइड से पूरा का पूरा साथ दे रहा था तुम्हारा पाकिस्तान का। उस समय कहा जाता है कि वीटो पावर का यूज किया गया था। रूस के जो रसिया है वो तुम्हारा वीटो पावर का यूज किया, क्योंकि उस समय जब आप लोग संयुक्त राष्ट्र को पढ़िएगा तो उसमें अस्थाई सदस्य के बारे में जब पढ़िएगा तो कितना अस्थाई सदस्य है? 5 गो है, और उसको वीटो पावर का पावर है, तुम्हारा वीटो देने का पावर है। और 5 में से यदि कोई एक भी वीटो लगा देता है तो मतलब वो काम नहीं होगा। जैसे भारत जो अस्थाई सदस्य बनना चाहता है संयुक्त राष्ट्र का, तो 4 देश तो कह देता है कि हाँ बन जाए, लेकिन चीन जो है उसमें वीटो पावर लगा देता है। और संयुक्त राष्ट्र का कहने का मतलब है कि नहीं, यदि आप अस्थाई सदस्य बनते हैं तो 5 के 5 का हाँ होना चाहिए। उसमें से एक भी यदि वीटो पावर लगा देगा तो आपका वैल्यू नहीं होगा। तो जब युद्ध की बात आई तो रूस भारत के साथ था, और कहा जाता है कि युद्ध होने से पहले ही भारत और रूस का एक एग्रीमेंट हो चुका था, मैत्री संबंध हो चुका था, जिसमें यह बात कही गई थी कि भारत पे कुछ होगा तो रूस उसका हेल्प करेगा। मार्च अप्रैल का जब टाइम आया 1971 का, तब लगने लगा कि अब युद्ध पक्का होगा ही होगा, लेकिन कब होगा नहीं पता था। लेकिन पूरा जो विश्व में है ये बातें फैलने लगी थी कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। दिसंबर के महीने में स्टार्ट होता है युद्ध, और जब दिसंबर के महीने में युद्ध स्टार्ट हुआ तो उसी समय कहा जाता है कि ये जो अमेरिका है भारत को सहायता पर पाबंदी लगाया, और भारत की सहायता पर पाबंदी तो लगाया ही लगाया। उसके बाद कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर होते हुए बंगाल की खाड़ी में अमेरिका अपना 7वां जो बेड़ा था नेवी का वो भेज देता है पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए। और उस समय भारत थोड़ा सा लगा कि भारत हो सकता है हार जाए, और 2011 में एक रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट में 2011 के रिपोर्ट में जब पता चला, 2011 से पहले ये पता था कि अमेरिका बस भारत को डराने के लिए भेजा था, लेकिन जब 2011 की एक रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि नहीं, सिर्फ डराने के लिए ही नहीं भेजा था, वो सही में भारत के साथ युद्ध करने के लिए ही बेड़ा को भेजा गया था, नेवी को भेजा गया था। लेकिन उस समय रूस खड़ा, और रूस भी भाई साहब बड़ा तगड़ा, रूस ने अपने पनडुब्बी को भेजा, और पनडुब्बी ऐसा वैसा नहीं, परमाणु हथियार से लेस, मतलब कि कुछ हो करेगा चला देना है। अब भारत को, इंदिरा गांधी को कहा कि आप शांत बैठिए अपने घर में, हम आपके साथ हैं। वो बंगाल के खाड़ी तक पहुंच गया था, और रूस ने पूरा का पूरा योजना बना लिया था कि कुछ भी होगा, एक भी गोली चली तो तुम गोली मत चलाना, सीधे परमाणु बम चला देना। तब अमेरिका को लगा कि नहीं, अब जो है पाकिस्तान का हेल्प करना बड़ा मुश्किल होगा। और बाद में अमेरिका के तरफ से एगो तुम्हारा कह सकते हो कि स्टेटमेंट आता है कि हम तो बस ऐसे ही भेजे थे,
हम मार करने के लिए थोड़ी भेजे थे। तो रूस ने भी कहा कि हम भी ऐसे ही भेजे थे, हम भी कुछ करने के लिए नहीं भेजे थे। लेकिन रूस को भी पता था कि हम क्यों भेज रहे हैं और अमेरिका को भी पता था हम क्यों भेज रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो देख रहे हैं, इसी सिनेरियो में जो है वो अमेरिका ने भारत पर सहायता पर पाबंदी लगाया था। और भाई साहब किसकी स्थापना के बाद? बांग्लादेश की स्थापना के बाद। लेकिन अंततः यही हुआ कि मात्र 13 दिन के युद्ध में करीब 93,000 पाकिस्तानी सेना को घुटने पर टेका दिए हम लोगों ने। और 93,000 कम नहीं होता है, एक दो नहीं, 93,000 और 93,000 पाकिस्तानी सेना टिका घुटना पे। गलती यही हुआ कि उसी समय हम लोग लाहौर तक घुस जाते तो अच्छा रहता। तो पीओके भी नहीं ले पाए, कम से कम पीओके भी तो ले लेते हैं, अच्छा मौका था तुम्हारा पीओके लेने का भी। लेकिन इंदिरा गांधी से भी चूक हुआ वहां पे, जवाहरलाल नेहरू से भी चूक हुआ था। लेकिन ई सरकार है, यदि ऐसा मौका मिलेगा तो पीओके तो छोड़िए, पूरा पाकिस्तान लेके आ जाएगा। तो ई सरकार का कुछ अलग है। तो भाई साहब कहां लेके आ जाएगा, आप समझ रहे हैं। इस बार यदि युद्ध हुआ तो इस बार कोई शांति समझौता नहीं होगा। इस बार या तो तुम क्या, तुम हम मिटबे करोगे, हम ही रहेंगे जो रहेंगे। और अगला दिन से हम आप लोगों को लाहौर में पढ़ाएंगे, मजा आएगा। तो भाई साहब कि ये बात जो है तुम्हारा इस सरकार में ऐसा चलने वाला नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इसी से संबंधित है, बांग्लादेश के बनने से संबंधित था। तो अमेरिका ने जो भारत के सहायता पर पाबंदी लगाया था वो किसके बाद? तुम्हारा बांग्लादेश के स्थापना के बाद। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ आ गया? आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण ने 1975 में दिल्ली में किसका नेतृत्व किया था? संसद मार्च का। पहले लिखिए तब समझाते हैं। लिखे, अब ध्यान से समझिए, यह भी इंदिरा गांधी से संबंधित है। 3 जगह, एगो गुजरात में, एगो तुम्हारा बॉम्बे में और एगो तुम्हारा बिहार में। एगो गुजरात, एगो बॉम्बे और एगो अपना बिहार। ये 3 जगह से कहानी शुरुआत हुई और इसी 3 जगह ने पूरा भारत में इमरजेंसी लगा दिया। गुजरात का कहानी सुनिए। आपातकाल जो भारत में लगा, आपातकाल की शुरुआत कहीं ना कहीं गुजरात से हुई थी। हालांकि बाद में इसका जन्मदाता जयप्रकाश नारायण बने, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं गुजरात में हुई। 1973 का बात है और कहा जाता है कि 1972 तक आते आते केंद्र सरकार पे आरोप लगने लगा था कि केंद्र सरकार बहुत सारा भ्रष्टाचार में शामिल है। और खास करके जो सबसे ज्यादा आरोप लग रहा था वो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का नाम सुने होंगे, संजय गांधी पे आरोप लग रहा था। उस समय गुजरात का एक सीएम था, एक मुख्यमंत्री था जिसका नाम था चिमनलाल भाई पटेल। कांग्रेस की सरकार थी। तो चिमनलाल पटेल पे जो है तुम्हारा एक आरोप लगा और वो आरोप लगा स्कॉलरशिप का, कि बच्चे के स्कॉलरशिप में घोटाला हुआ है। और इस मुद्दा को कौन उठाया? तो इस मुद्दा को उठाया मोरारजी देसाई ने। और कहा जाता है कि मोरारजी देसाई जो है वो गुजरात में सरकार को गिराने के लिए पूरा तुल हो चुका था। भूख अनशन पे बैठता है और जब मोरारजी देसाई भूख अनशन पे बैठे तब इंदिरा गांधी को लग गया कि भाई साहब अब सरकार गिराना ही सही है, और गुजरात में सरकार गिरा दिया जाता है। उसी समय कहा जाता है कि बॉम्बे में एक रेल हड़ताल चला, और रेल हड़ताल जो चला, इस रेल हड़ताल को जो लीड किया था वो जॉर्ज फर्नांडिस का नाम सुने हैं? जॉर्ज फर्नांडिस।
जॉर्ज फर्नांडिस ने रेल हड़ताल जो बॉम्बे में चला था उसको लीड किया, और बिहार में जो लीड हो रहा था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लीड हो रहा था। और ये तीनों जगहों में सबसे ज्यादा कहीं पे चला तो कहां चला? बिहार में चला। और कहा जाता है कि 1974 में फरवरी का महीना था, और 1974 में पटना में जितना यूनिवर्सिटी आपको दिख रहा है, जितना कॉलेज दिख रहा है, सभी यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेज के छात्र एक साथ जगह खड़ा होते हैं। 18 या 17 फरवरी का डेट है, 17 फरवरी या 18 फरवरी 1974 का। और कहा जाता है कि इसी गांधी मैदान के पास में, आप लोग एक नाम सुने होंगे, बीएन का नाम, बीएन कॉलेज का नाम सुने हैं? बीएन कॉलेज का, तो कहा जाता है कि यही गांधी मैदान के पास में सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों का और कॉलेज के जितने छात्र थे सबका एक सम्मेलन बैठता है। और सम्मेलन जो बैठा उसका एक नया नाम दिया था, बिहार छात्र समिति, कुछ इस टाइप का नाम दिया गया था। और इस समिति का कहना था कि अब बिहार में भी आंदोलन चलना चाहिए। और उस समय जयप्रकाश नारायण जो है, अब देखिएगा जब आप डाक बंगला रोड के तरफ जाते हैं तो डाक बंगला रोड से आप जब गांधी मैदान की तरफ जाइएगा तो एगो जेपी गोलंबर मिलेगा आपको, जयप्रकाश नारायण गोलंबर। और कहा जाता है कि उसी गोलंबर के पास सभी आदमी को बुलाया जाता है, और सभी आदमी को बुलाया गया और कहा गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा कि यह आंदोलन सिर्फ बिहार तक ही नहीं रहेगी, ये आंदोलन पूरे भारत में होगा। और उस समय वो जो बिहार छात्र समिति बना था उसको लीड कौन कौन कर रहा था? लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी का नाम सुने होंगे, सुशील कुमार मोदी, और सिवान के एगो बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं शहाबुद्दीन का नाम सुने हैं, सिवान के थे वो। और इस समिति में शहाबुद्दीन का भी नाम था, नीतीश कुमार का नाम नहीं था, नीतीश कुमार इसमें नहीं थे। लेकिन सबको जो लीड कर रहा था वो कौन कर रहा था? लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव जयप्रकाश नारायण से कहते हैं कि हम लोग को भी नेता बना दो, हम लोग भी नेता बनना चाहते हैं, कांग्रेस के खिलाफ हम भी खड़ा होना चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि भाई साहब, हमको कोई लेना देना नहीं है कि आप नेता बनिए कि कौन नेता बनेगा। यदि आप हमारे आंदोलन में आते हैं तो ये आंदोलन सिर्फ बिहार तक ही नहीं रहेगी, ये आंदोलन पूरे भारत में होगी। लालू यादव का कहना था कि हमको क्या लेना देना कि कहां क्या होगा नहीं होगा, हमको तो बस नेता बनना है, चाहे तुम बिहार में करो या तमिलनाडु में करो, बस बिहार में मेरा फेस बन जाना चाहिए। कहा जाता है कि 1974 का ये जो लड़ाई लड़ा, बिहार का जो छात्र संगठन था वो इंदिरा गांधी को घुटने पे ला दिया। बाद में इंदिरा गांधी जो कह रही थी कि बिहार में कांग्रेस का सरकार नहीं समाप्त होगा, इंदिरा गांधी बाद में कही कि ठीक है, बिहार से हम कांग्रेस सरकार को समाप्त करते हैं। जयप्रकाश नारायण बोले कि अब बिहार का ही मुद्दा है ही नहीं, अब बिहार का, अब मुद्दा तो पूरा भारत का हो गया है, तो बिहार में तुम सरकार तो गिराएगी ही गिराएगी, अपना भी सरकार तुमको केंद्र से गिराना पड़ेगा। बोला बड़ा बदतमीज आदमी है हो, हम बिहार का गिरा रहे हैं उसी से खुश हो जाओ। बोला ना, अब तुमको पूरा भारत से सरकार गिराना पड़ेगा, और ये आंदोलन यदि नहीं गिराई तो ये आंदोलन और भी ज्यादा जाएगा। तब इंदिरा गांधी समझ गई कि जब घी सीधा उंगली से नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। और बाद में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने तुम्हारा एक्ट बनाई, मीसा एक्ट का नाम सुने होंगे, कौन सा एक्ट तुम्हारा? मीसा एक्ट। और मीसा एक्ट जो बनाया गया था वो इमरजेंसी के दौरान ही बनाया गया था। कहा जाता है कि दिल्ली में एक मैदान है रामलीला मैदान, नाम सुने रामलीला मैदान? हर एक राज्य में की राजधानी में एक बहुत ही फेमस मैदान होता है। जैसे पटना का गांधी मैदान है, तो कोई भी बढ़िया आंदोलन होता है तो किसको चुना जाता है? गांधी मैदान को। बीपीएससी वाला देख लीजिए, बीपीएससी वाला जब आंदोलन हुआ तो गर्दनी बाग था, लेकिन वो जो भीड़ जमा वो कहां जमा था? गांधी मैदान में। अरे जहां पे जेपी गोलंबर के पास नहीं मारा गया था बच्चा लोग को, तो गांधी मैदान से ना रैली निकला था। तो हर एक उथी में होता है, तो इसे दिल्ली में भी रामलीला मैदान है।
कहा जाता है कि रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण का एक भाषण होने वाला था, और जब जयप्रकाश नारायण यही नाला रोड होते हुए दिनकर गोलंबर, दिनकर के धरती से होते हुए जब पहुंचे पटना एयरपोर्ट, तो जयप्रकाश नारायण को घुमा दिया जाता है, यह कह करके कि मौसम खराब होने के वजह से सारी फ्लाइट जो है रद्द की जाती है। कि कितना अच्छा तो धूप है, कहाँ मौसम खराब है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा कहा गया कि सर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इंदिरा गांधी का ऑर्डर है। क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो केंद्र सरकार का होता है, वो साफ साफ मना की है। तो कहा गया कि ठीक है। और जयप्रकाश नारायण जब नहीं गए तो वहां पे मोरारजी देसाई भाषण देते हैं रामलीला मैदान में, लेकिन कह दिए थे कि हम जाएंगे तो जरूर। और वही जयप्रकाश नारायण बाद में राजेंद्र नगर टर्मिनल का नाम सुने होंगे, और वहीं से एगो ट्रेन चलती है, और वो ट्रेन आज भी चलती है, और उस ट्रेन को हम लोग संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। क्योंकि उस क्रांति का नाम ही संपूर्ण क्रांति था, टोटल रेवोल्यूशन नाम दिया गया। और कहा जाता है कि मीसा एक्ट के द्वारा जब इंदिरा गांधी को लग गया कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो मीसा एक्ट के द्वारा बहुत सारे भारतीयों को पकड़ा जाता है, जिसमें लालू यादव थे, रामविलास पासवान भी थे, सुशील कुमार मोदियो थे, जयप्रकाश नारायण खुद थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण को बिहार से बाहर रखा गया था, इन लोग को यहीं पे रखा गया था। और उसी समय इनका नया नया शादी हुआ था, और शादी के कुछ दिन हो गया था तुम्हारा। और जब जेल गए तो राबड़ी देवी मां बनने वाली थी, और इनके जेल में रहते हुए राबड़ी देवी मां बनती है। और कहा जाता है कि लालू यादव के साला का नाम साधु यादव, कौन ना? साधु यादव। और वही गए थे जेल कहने के लिए कि आपको एगो बेटी हुई है, क्या नाम रखा जाए। तो कहा गया कि जिस अधिनियम के तहत हमको पकड़ा गया है उसी अधिनियम के नाम तहत नाम रखो। और आज भी देखिए लालू यादव की बड़ी बेटी का नाम क्या है? मीसा भारती। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा सोच करके बोला गया होगा, क्योंकि मीसा अधिनियम के तहत ही पकड़ा गया। लेकिन इतने शांत नहीं हुआ, अभी कुछ और होने वाला है। अब जो होगा तुम्हारा, कहा जाता है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगा। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या होगा ये इस क्वेश्चन के बाद बताते हैं। यहां पे लिख लिए ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ आ रहा है पूरा? तो भाई साहब, और जो जयप्रकाश नारायण ने जो मार्च निकाला था, उसी मार्च को क्या कहा गया? संसद मार्च कहा गया। क्या कहा गया तुम्हारा? संसद। जो कब निकाला गया था, क्या बोलिएगा? 1975 में। कब निकाला गया? 1975 में। कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। आज नेक्स्ट आए, देखिए कांग्रेस विरोधी आंदोलन किन राज्य के आंदोलन को माना गया? अभी तुरंत हम बताए थे, गुजरात में हुआ था, बिहार में हुआ था, और बॉम्बे में भी हुआ था ना। लिखे, ये तो हम अभी बता ही दिए आप लोगों को। कह रहा है 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था, और 6 साल के लिए, कितने साल के लिए? 6 साल के लिए अवैध घोषित किया गया। अवैध घोषित किया गया, 6 साल के लिए अवैध घोषित किया गया। लिखे, लिखे, रायबरेली का नाम सुने हैं? रायबरेली कहां है? यूपी में एगो बरेली है, एगो रायबर। हाँ, ये नहीं समझना कि दोनों झुमका कहाँ गिरा था? बरेली के बाजार में। तो वो बरेली और ये रायबरेली अलग है।
1971 का जब चुनाव हुआ तो 1971 के चुनाव में रायबरेली से जीत हुई थी इंदिरा गांधी की, और इंदिरा गांधी के जो अपोजिशन में खड़ा था उस व्यक्ति का नाम था राजनारायण। और राजनारायण के बारे में कहा जाता है कि जब 1971 का चुनाव हुआ तो राजनारायण जीत का जुलूस तक निकाल लिया था। उन्हें ढोल पिपी लेके निकल जाता है कि हम जीत गए, हम जीत गए, फूल माला लड्डू सब बांटना स्टार्ट हुआ। लेकिन अंतिम समय में यह हुआ कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम वफा करके भी तन्हा रह गए। मतलब वो फूल फूल ही रह गया, ढोल ढोल ही रह गया, लड्डू लड्डू ही रह गया। और अंतिम समय में जब शाम में इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो रायबरेली से जीत इंदिरा गांधी की हुई और राजनारायण जो अभी तक पूरा खुश था वो हार गया। लेकिन राजनारायण को लगा कि गलत तरीके से हुआ है, हम जीत रहे थे लेकिन यहां पे गलत तरीके से इंदिरा गांधी को जितवाया गया है। ऐसा आरोप लगता भी है कि गलत तरीके से, इसीलिए देखे होंगे कई बार रिकाउंटिंग होता है, नहीं होता है, एक बार हुआ फिर से दोबारा रिकाउंटिंग करवाया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी है बाबा। उसका कहने का मतलब ही था कि इंदिरा मतलब इंडिया, इंडिया मतलब इंदिरा। तो ऐसा काय को राजनारायण आएगा जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा इंदिरा गांधी को। राजनारायण केस करता है तुम्हारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इंदिरा गांधी पे टोटली 7 आरोप लगाया गया। 7 आरोप में जो सबसे खतरनाक आरोप था वो ये आरोप था कि इंदिरा गांधी चुनाव में तुम्हारा जो सरकारी अधिकारी होता है उसका यूज की है। और आप लोग देखे होंगे कि जब भी इलेक्शन होता है तो कुछ दिन पहले आचार संहिता लग जाता है, 48 घंटे पहले आचार संहिता लगता है और आचार संहिता के दौरान आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब आप उस समय कुछ हो नहीं है, ना प्रधानमंत्री या कुछ नहीं है। उस समय जो सर्वे सर्वा होता है इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन जो कहेगा वो वही होगा। तो इस पे आरोप लगाया गया। आरोप क्या था? तो चुनाव प्रचार प्रसार में कहा जाता है कि एगो आईएएस अधिकारी से तो नहीं वो टेंट उंट करता है, तुम्हारा पर्दा उर्दा नहीं लगता है, तो उसमें कहा जाता है कि एगो कलेक्टर साहब से बांस गरवाए थे इंदिरा गांधी। और ये आरोप जो है वो तुम्हारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जगमोहन सिंह नाम का कोई व्यक्ति, सिन्हा, जगमोहन लाल सिन्हा उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। और कहा जाता है कि 7 आरोप में 5 आरोप में बच जाती है, लेकिन 2 आरोप में इंदिरा गांधी फंस जाती है। और भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्रधानमंत्री को हाई कोर्ट के कटघरे में खड़ा रहना पड़ा। इवन यहां तक ये कहा जाता है कि जो सिन्हा जी थे उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी कोर्ट आएगी तो कोई खड़ा नहीं होगा। मतलब समझिए, कोर्ट का पालन करना पड़ेगा, कोर्ट में तब ये सब खड़ा होगा जब जज आता है। इंदिरा गांधी आएगी, साफ साफ मना कर दिए थे कि जब भी इंदिरा गांधी आएगी कोई खड़ा नहीं होगा। सही में ऐसा हुआ। जब इंदिरा गांधी कोर्ट गई तो कोई व्यक्ति जिसका मनो कर रहा होगा खड़ा होने का, जज साहब सबके तरफ देख रहे थे, कोई खड़ा नहीं होगा। और 5 घंटा तक लगातार कहा जाता है कि इंदिरा गांधी उस कोर्ट के कटघरे में खड़ी रही जब तक सुनवाई नहीं हो पाया। 2 आरोप में फंस गई। जब 2 आरोप में फंसी तो उसका निर्णय यही निकला। उसका निर्णय 12 जून 1975 को निकलता है और उस निर्णय में कहा गया कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से चुनाव जीती थी और आज से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद के लायक नहीं है और हम 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को हटाते हैं। भाई साहब, ये बात हो गई कि पैरों तले जमीन खसकने वाली बात। जो महिला इतना अच्छा काम की, कोर्ट सीधे उसको 6 साल के लिए अवैध घोषित कर दिया। मतलब समझ रहे क्या होगा। संजय गांधी पूरा तिलमिला करके बोला नहीं, ये ऐसा नहीं मानेगा। और रातों रात कहा जाता है कि संविधान को बदलने का एक प्रारूप तैयार होता है। और संविधान प्रारूप बदलने का जब तैयार हुआ तो उसका एक ही निष्कर्ष निकला कि नहीं,
अब ज्यादा दिन नहीं, अब यदि आप कुछ भी करते हैं तो न्यायालय मजबूत है, आपको हटा दिया जाएगा। इससे बेटर यही है कि उधर जयप्रकाश नारायण, इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी सब जगह से घेर गई थी। इसका एक ही उपाय है और वो उपाय है आपातकाल। और भारत में पूरा का पूरा क्या कर दो, आपातकाल लगा दो। और 25 जून 1975 को कहा जाता है कि सुबह 4 बजे बीबीसी भारती का नाम सुने हैं, बीबीसी भारती पे एक इंदिरा गांधी अपना स्पीच देती है और कहती है आज से पूरे भारत में आंतरिक अशांति के लिए हम पूरे भारत में क्या लगाते हैं, आपातकाल लगाते। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अब हटाते रहो हमरा, अब हम आपातकाल लगा दिए तुम्हारा। तो इसका जो स्टोरी है वो यही है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ आ रहा है ना? आगे देख लीजिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद क्या स्पष्ट हो गया, इंदिरा गांधी सांसद नहीं रहेगी। इंदिरा गांधी सांसद नहीं रहेगी। ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए, इसके आगे ले चलेंगे हम लोग कल। यहां तक कोई दिक्कत है ना? ऑनलाइन वाले बोल 5 दबा देना। चला, समझ आया कि नहीं आया?